इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि इस सेशन में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की हिंदी में, और वह है सर्वनाम। सर्वनाम से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, और किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और इस सर्वनाम का अन्य चैप्टर के साथ क्या लिंकेज है, वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रश्न बनते हैं, सर्वनाम विशेषण के साथ प्रश्न बनते हैं। तो सर्वनाम विशेषण के साथ जो प्रश्न बनने वाले हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इनकी आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि आप हमारे इसी कक्षाओं के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहाँ आप उससे जुड़ें और इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के नोट्स और इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो हम यहाँ से आपको प्रदान करेंगे, उनको प्राप्त करने के लिए आप उनसे जुड़ें। और यदि किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे हमारे मैसेज कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो समस्या है उसका हम निदान कर पाएंगे, या फिर आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम चर्चा पर चर्चा करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम में अगर हम बात कर लें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। सबका नाम, सबके नाम से क्या तात्पर्य है, यानी कि दुनिया में जितना कुछ आंखों से हमें दिखाई देता है, हृदय के भावों के द्वारा समझा जा रहा है, वो सब का सब संज्ञा होता है। अर्थात अगर हम कहने की बात कह लें तो संज्ञा के स्थान पे जितना कुछ हम प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है, तो सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या क्या हो सकता है सर्वनाम की जगह, जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया, तनु विद्यालय से वापस होकर घर जाती है, घर जाती है, ये वाक्य मैंने लिख दिया। दूसरा वाक्य लिख दिया, तनु फिर बाजार कार्य हेतु बाजार के लिए जाती है, बाजार के लिए जाती है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, इन दोनों वाक्यों में हमने कर्ता के स्थान पे तनु का प्रयोग किया है। तो जब हम एक ही वाक्य में, यानी कि जब एक पैराग्राफ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वाक्यों में एक ही कर्ता की बार बार बात करते हैं तो उसकी जो सुंदरता होती है, आकर्षकता होती है, वो क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। यानी कि इनका जो सुसंगठन है वो कैसा हो जाता है, कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए हम कर्ता का रिपीटिशन ना हो, कर्ता का बारंबारता ना हो, तो हम जिस शब्द का इसके स्थान पे प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाता है, तो सर्वनाम कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे आपसे कह दें कि तनु की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दें, वह लिख दें दूसरे वाक्य में, तो तनु विद्यालय से वापस होकर घर जाती है, वह फिर बाजार के लिए जाती है। तो अब इसको पढ़ने में बार बार तनु का जो यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा था, बारंबारता हो रही थी, वह नहीं होगी। तो वह नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ये पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा। तो जब हम संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि अगर परिभाषा लिखें तो क्या कह सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यह हो गया सर्वनाम की परिभाषा, या सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। अब आगे आइए हम देखते हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, या सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो सर्वनाम की अगर हम संख्याओं की बात कर लें तो इनकी संख्या 11 होती है। सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। सर्वनाम के प्रकार या भेद की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये विशेष ध्यान रखेंगे। इनकी जो संख्या होती है, सर्वनामों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं यह आपको याद रखना है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, मैं, तू,
मैं, तू, आप, यह, वह। मैं, तू, आप, ऐसे ही याद करेंगे। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, जो, सो, कोई। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कुछ, कौन, क्या, कौन, क्या। तो ये आपको एक ट्रेंड हो गया है ना, मैंने एक ट्रेंड में लिख दिया कि आपको याद हो जाए आसानी से। तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, और कुछ, कौन, क्या। समझ गए? इसमें मैंने एक, अगर आप इस भाव को देखें तो यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, यानी कि सबकी बात है। कुछ, कौन, क्या। इस दुनिया में किसी का अपना अस्तित्व नहीं है, इसीलिए, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें जो हमारा अस्तित्व वो एक बिंदु नुमा होता है। तो उस भाव से मैंने इसको याद करने के लिए आपसे कह दिया कि आपको ये हमेशा याद रहे, भूले ना। जब हम किसी तथ्य को भूलने लगते हैं तो उसे किसी चीज से जोड़ के अगर हम कंठस्थ करते हैं तो हमें हमेशा हमेशा याद हो जाता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो हमारे अध्यापन की शैली है उसमें हम एक लंबे लंबे वाक्य परिभाषाओं के स्तर पर नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें हिंदी को समझना है किसके लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और हमें बेहतर तरीके से याद रहे, हमेशा याद रहे, इसलिए हम सिनॉप्सिस बनाने का प्रयास करते हैं। और आप भी जब इन क्लासों को पढ़ें तो जब नोट्स बना रहे हों, सेल्फ नोट्स बना रहे हों, तो वो कोशिश करें कि इन्हें आप सिनॉप्सिस में रखें। तो अपने अनुसार जब नोट्स बनाए जाते हैं तो एक लंबे समय तक तैयारी में मुझे अपने बनाए हुए नोट्स याद रहते हैं, तो आप लोगों को अपने बनाए हुए नोट्स याद रहेंगे और उन्हीं नोट्सों को बार बार रिवीजन करेंगे। मान लो आप ऐसे नोट्स बना रहे हैं, इसमें आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये सर्वनाम है, सर्वनाम की परिभाषा लिख दी शॉर्ट में, इधर आपने लिख दिया इनकी संख्या कितनी होती है, फिर आपने एक प्रकार का हिस्सा निकाला और प्रकार को ऐसे सजा दिया, और फिर इसमें जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, फैक्ट है, उनको लिख दिया। तो ये एक छोटे से पेज में, यानी कि A4 साइज का अगर कोई पेज है और उसके एक इस छोटे से हिस्से में आपने लिख दिया तो रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। और जब कभी हम PIQ करने के लिए आपसे बोले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें कोई ऐसा फैक्ट है, कोई तथ्य है जो इसमें शामिल नहीं हो पाया है और आपको लग रहा है कि आपको याद भी नहीं है, तो उसे यहाँ पे शामिल भी कर सकते हैं। तो ये तैयारी करने की एक रणनीति होती है, नोट्स मेकिंग की शैली होती है कि आपको इसको रिवीजन, और जब एक बार नोट्स बना लेंगे तो फिर हम पुस्तकों को नहीं अध्ययन करेंगे, हम किसको करेंगे, इस नोट्स को, अपने द्वारा बनाए गए नोट्स का बार बार रिवीजन करेंगे। फिर ये परीक्षाओं तक भी चीजें आसानी से जाएंगी और आप परीक्षा में आसानी से सफल हो पाएंगे। तो आइए हम अब बात करते हैं किसकी, संख्या की। तो मैंने कह दिया यहाँ पर कि आपकी यहाँ पे जो संख्याएं हैं कितनी है, तो 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये हो गए हमारे 11 सर्वनाम। अब अगर हम आगे बात कर लें इनके प्रकारों की, आगे बात कर लें किसकी, इनके प्रकारों की बात कर लें, तो अगर हम आगे इनके प्रकारों की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके जो प्रकार या भेद होते हैं, प्रकार या भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। जैसे पहला हमारा यहाँ पर होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुष हो जाए, उसको भी ऐसे याद करेंगे, पुरुष है तो क्या होगा, निश्चित होगा या निश्चय होगा। पुरुष है तो क्या होगा, निश्चय होगा, क्योंकि पुरुष व्यक्ति है इसलिए क्या होगा, निश्चित होगा या निश्चय होगा। पुरुष है तो क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। और अगर निश्चय है भैया तो क्या हो जाएगा, अनिश्चय होगा। और अगर अनिश्चय है तो क्या होगा, प्रश्न उठ जाएगा। तो इसलिए जब प्रश्न उठेगा तो उसे क्या कह देंगे, प्रश्नवाचक कह देंगे। और जब प्रश्न उठेगा तो उसका उत्तर मिलेगा जिसमें आपको अपनापन नजर आएगा, या इसे कह सकते हैं निजवाचक। और जब निजवाचक होगा तो फिर क्या होगा, आगे अपनत्व का भाव आएगा तो संबंध बनेंगे, जुड़ाव होगा, तो ये क्या कहलाएगा, संबंध वाचक कहलाएगा। यानी कि
सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। याद करने का मैंने तरीका बता दिया, कैसे याद रखेंगे। सर्वनामों की संख्या 11 होती है, जबकि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं तो 6 होते हैं। कितने होते हैं तो 6 होते हैं। पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चय है तो अगला निश्चयवाचक हो जाता है, अनिश्चय है तो प्रश्न उठेगा, प्रश्न उठेगा तो प्रश्नवाचक बन जाएगा, और प्रश्न उठेगा तो अपनत्व का भाव आएगा, उत्तर मिलेगा तो निजवाचक हो जाएगा, और अगला हमारा हो जाएगा तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि सर्वनाम के जो प्रकार हैं इनसे बनने वाले प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। तो एक एक की हम बात आपसे करते हैं। तो अगर हम पहले बात कर लें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या होता है, यह व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। और जब यह व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है तो इसमें पुरुष भी आते हैं और स्त्री की भी बात की जाती है। अर्थात व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, तो ये किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इसी में अगर हम देख लें तो इसके भी 3 भेद होते हैं। इसके भी 3 भेद। पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और अगला होता है तो अन्य पुरुष होता है। क्या होता है तो अन्य पुरुष होता है। तो आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं को रखते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम को रखा जाता है, अन्य पुरुष में यह और वह रखते हैं। अब ये किस प्रकार से तीनों पुरुष कार्य करते हैं तो इसको समझने के लिए हम एक ऐसा फिगर बना देते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं क्या हो गया? वक्ता हो गया। आपसे बात कर रहे हैं तो आप क्या हो गए? श्रोता हो गए। किसके बारे में बात कर रहे हैं तो सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह क्या हो गया? अन्य हो गया। मान लो मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सर्वनाम के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरे द्वारा जो बातें कहेगी वो क्या कर रहे हैं? आप कंठस्थ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप श्रोता हो गए, यानी कि मध्यम पुरुष हो गए। और मैं क्या हो गया? तो उत्तम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह क्या हो गया? तो अन्य पुरुष हो गया। यानी कि वक्ता को हम उत्तम पुरुष में रखते हैं, श्रोता को मध्यम पुरुष में रखते हैं, और जिसके विषय में हम बात कर रहे होते हैं वो विषय वस्तु जो होती है वो क्या होती है? तो अन्य पुरुष होती है। यानी कि जिस विषय वस्तु के बारे में हम बात करते हैं तो वह क्या बन जाती है? तो अन्य पुरुष बन जाती है। तो आशा करते हैं अब आपको बेहतर समझ आ गया होगा। यानी कि वक्ता कौन होता है? तो या तो लिखने वाला होगा। क्या होता है? तो जो हमारा वक्ता होता है वह होता है लिखने वाला। या तो वक्ता क्या होगा? लिखने वाला होगा, या तो फिर बोलने वाला। ये क्या होता है? तो दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? वक्ता के अंतर्गत आते हैं। जो श्रोता होता है वह क्या होता है? तो वह सुनने वाला या पढ़ने वाला हो सकता है, सुनने वाला या पढ़ने वाला हो सकता है, पढ़ने वाला हो सकता है। और जो विषय वस्तु होती है जिसके बारे में हम, यानी कि वक्ता और श्रोता जिसके विषय में बात कर रहे होते हैं वह क्या होता है? तो अन्य पुरुष होता है। यानी कि यहाँ पे देखें तो 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं सर्वनाम आता है, मध्यम पुरुष में तुम सर्वनाम आता है, अन्य पुरुष में यह और वह सर्वनाम आते हैं। वक्ता लिखने या बोलने वाला व्यक्ति हो गया, श्रोता सुनने वाला व्यक्ति हो गया, और विषय वस्तु जो होती है यानी कि जो वक्ता और श्रोता जिसके विषय में बात कर रहे होते हैं वह अन्य पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये बेहतर समझ आ गया होगा। पुरुषवाचक की परिभाषा क्या हो गई? व्यक्तियों के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों की बात की जाती है। तो एक सिनॉप्सिस में मैंने आपको ये समझा दिया और आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब हम अगले की बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की बात।
अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर लें, जैसे अगर आप चाहें तो मैं एक उदाहरण भी आपको यहाँ लिख के दिखा दूं। जैसे मैंने एक उदाहरण इसका लिख दिया कि मैं, पुरुषवाचक का मैं लिख रहा हूं, मैं फोन पर बात करूंगा। मैं फोन पर बात करूंगा। करूंगा, कहाँ पे बात करेंगे? फोन पर बात करूंगा। तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष, है ना। तो अब आपको यह समझ आ गया होगा। इसी तरह से अगर मैं एक और लिख दूं, मेरा जाना संभव नहीं है। मेरा जाना संभव नहीं है। तो जब मेरा जाना संभव नहीं है तो मेरा क्या हो गया? तो सर्वनाम हो गया। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो यहाँ पे देखिए, शब्द से ही आपको ये पता चल रहा है कि जहाँ पे निश्चितता का भाव हो, निश्चय होने का भाव हो, या निश्चित होने का भाव हो, निश्चित होने का भाव हो, वहां पे क्या हो जाएगा? तो वहां पे हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि जहाँ पे निश्चितता का भाव हो या निश्चय होने का भाव हो, है ना, वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि भाई मतिदास, भाई मतिदास चौक यही है। भाई मतिदास चौक यह है या वह है, वह है। यानी कि इशारा कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं कि भाई देखो ये मतिदास चौक है। जैसे आप कभी कभी जाते हैं बड़े शहरों में तो क्या कहते हैं? मुझे लगता है शायद यह वही स्थान है। तो जहाँ पे संभावना नहीं है की बात कर रहे हैं, निश्चित कर देते कि नहीं यही मतिदास चौक है, यही ये चौराहा है, तो वो क्या हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखना चाहें तो आप यह कह सकते हैं, यह सीमा का मकान है। यह सीमा का मकान, सीमा का मकान है। तो यह क्या है? सीमा का मकान है। तो इसलिए निश्चित है कि यह सीमा का मकान है। या आप और वाक्य लिखना चाहें, यह किताब मेरी है। अगर यहाँ लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि यह किताब मेरी है, वह तुम्हारी। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, वह तुम्हारी, वह तुम्हारी। इसमें भी किसका भाव निकल रहा है? निश्चित होने का भाव निकल रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब अगर हम आपसे बात कर लें आगे चलकर कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखें तो ये कह सकते हैं जहां पे निश्चित होने का भाव ना हो, जहां पे निश्चित होने का भाव ना हो, जहां पर निश्चित होने का भाव ना हो या निश्चय होने का भाव ना हो, है ना, निश्चय होने का भाव ना हो, वहां पे क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि निश्चय होने का भाव ना हो, है ना। हमारे इस क्लास का मतलब है नहीं, नहीं के भाव में, क्योंकि सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जहां पे निश्चय होने का भाव नहीं होता है वो क्या होता है? तो अनिश्चयवाचक कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखें अगर हम यहाँ पे, तो जैसे इसमें क्या होता है? प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, निश्चित होने का बोध इसमें ना हो। तो जैसे मैं अगर वाक्य लिख दूं यहाँ पे, कि मैं कोई वाक्य लिख के आपको ये समझाऊं कि दूध में कुछ गिर गया। मैंने वाक्य क्या लिख दिया? दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया। तो क्या गिर गया ये मुझे पता नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा मैंने वाक्य इसी तरह से अगर और लिख दूं आपके सामने, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने पत्थर मार दिया। तो किसी ने पत्थर मार दिया, तो यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या?
किसी ने पत्थर मार दिया, अनिश्चय है, निश्चित नहीं है, किसने मारा यह हमको पता नहीं है, इसलिए हमारा एक ऐसा हो जाएगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कह दें कि जो हमारा अगला है वो है प्रश्नवाचक, क्या है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जब हम प्रश्नवाचक की बात करेंगे यानी कि जहां पे प्रश्न पूछने का भाव हो, प्रश्न पूछने का भाव निकले, वहां पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाता है। जैसे अगर आपसे हम कहें कि कपड़े कौन धो रहा है, कपड़े कौन धो रहा है, कौन धो रहा है, तो यहाँ पे कैसा भाव निकल रहा है, प्रश्न पूछने का भाव निकल रहा है और इसके पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे एक और वाक्य में अगर आपके सामने रख दूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो ये भी क्या बन गया, प्रश्नवाचक बन गया। तो ये आसान है, यहाँ पे जब भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न सूचक शब्द जुड़ा होगा, इसलिए आप इसे आसानी से पहचान पाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक। यहाँ पे क्या होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है ना। अगला जो हमारा है वो निजवाचक है। निजवाचक सर्वनाम का जब बात करेंगे, आपसे बात करेंगे इसकी, तो निजवाचक का मतलब होता है, निजवाचक सर्वनाम की जब भी बात करेंगे तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि जब निजत्व का भाव ना हो, निजत्व का भाव निकले या अपनेपन की भाव निकले, या अपनेपन का भाव निकले, या अपने द्वारा कार्य करने का भाव निकले, तो वो हमेशा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने ये कलम गिरा दी, अब मैंने बोला यह मैं यह कलम स्वयं उठा लूंगा, मैं यह कलम स्वयं उठा लूंगा, तो ये क्या हो गया, निजवाचक हो गया, अपने द्वारा कार्य करने का भाव यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, ये कैसा हो गया भाव, निजवाचक सर्वनाम का हो गया। इसी तरह से मैं अपने आप पहुंच गया, मैं अपने आप पहुंच गया, तो ये क्या बन गया, हमारा निजवाचक सर्वनाम बन गया। इसी तरह से जो अगला होता है वह होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जब हम बात करेंगे किसकी, संबंधवाचक की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यहाँ से क्या होते हैं प्रश्न, तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अगर हम देख लें तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जब दो उपवाक्य आपस में मिलते हैं, क्या दो उपवाक्य क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, दो उपवाक्य क्या होता है तो आपस में मिलते हैं, तो इनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, मैंने क्या लिख दिया वाक्य, जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। तो जैसा वैसा ये शब्द क्या हो गए, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगला अगर मैं लिख दूं वाक्य जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, बोलते हैं आप लोग ना, आज नहीं तो निश्चय कल, तो जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ भी क्या हो जाएगा तो संबंधवाचक हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक और उदाहरण हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं मेरी वह कॉपी मिल गई जो खो गई थी, मेरी वह कॉपी मिल गई जो खो गई थी,
जो खो गई थी। तो यहाँ भी क्या है, मेरी कौन सी कॉपी, वह जो क्या हो गई थी, खो गई थी। तो जो शब्द है, अगर मेरी वह कॉपी है, ये दो उपवाक्य हैं जो शब्दों के द्वारा जोड़ दिए गए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपने 6 प्रकार के सर्वनाम पढ़ लिए। पुरुषवाचक क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, निश्चयवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, निजवाचक क्या होता है और संबंधवाचक क्या होते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये बेहतर समझ आ गया होगा। यहीं पे एक प्रश्न और बनता है जिसकी मैंने क्लास के शुरुआत में बात की थी कि सर्वनाम का विशेषण के साथ जो प्रश्न बनता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये प्रश्न हम यहाँ भी पढ़ेंगे, जब विशेषण पढ़ेंगे तो विशेषण के प्रकारों में भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, विशेषण में क्या अंतर होता है। तो सर्वनाम कब कहते हैं और सार्वनामिक विशेषण कब कहते हैं। तो अगर हम ये कह दें कि अगर कोई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, किसके स्थान पर, अगर कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, मैंने वाक्य क्या लिख दिया, बाहर कोई आया है। बाहर कौन आया ये मुझे मालूम नहीं है, तो कैसा है, अनिश्चित है। तो ये कैसा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने जो प्रयोग किया है, कोई शब्द किस रूप में प्रयोग किया है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया है। बाहर कौन आया है, उसका नाम तुम्हें मालूम है, इसलिए कोई शब्द लगा दिए, इसलिए क्या बन गया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन गया। इसी तरह से अगर दूसरा वाक्य हम यहाँ पे लिख दें कि कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, रो रहा है, तो प्रश्न पूछने का भाव निकल रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। तो अब समझिए आपको आ गया कि अगर संज्ञा के स्थान पे प्रयोग है तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और यदि हम आपसे कह लें कि कोई संज्ञा इसमें आए अगर हम, तो कह सकते हैं कि कोई संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द के पूर्व कोई सर्वनाम लग जाए। ध्यान से देखेंगे, यदि किसी संज्ञा शब्द के पूर्व कोई सर्वनाम जुड़ जाता है और यह सर्वनाम इस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाए तो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी कि संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम लगता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, जबकि वह संज्ञा के स्थान पर आता है तो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर उदाहरण आपसे कहूँ कि संज्ञा से पहले किस प्रकार से ये लग पाता है, तो कोई लड़का आया है, मैंने क्या कह दिया, कोई लड़का आया है, कोई लड़का आया है, कोई लड़का आया है। तो अब देखिए कोई लड़का आया है, ये वाक्य लिखा हुआ है, तो कोई क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और काहे से पहले लगा है, लड़का से पहले लगा है, तो ये संज्ञा है और ये क्या है, सर्वनाम है। और ये किसकी विशेषता बतला रहा है, इस लड़के की विशेषता बतला रहा है कि कोई लड़का आया है ना, ये इसकी विशेषता हो गई, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इधर भी आप समझ गए, बाहर कौन आया है, कोई आया था, जब कोई यहाँ था तो ये सर्वनाम बन गया। अगर यहाँ भी लिख देते कोई बाहर आया है, तो यहाँ भी अनिश्चितता का भाव, तो इसलिए सर्वनाम ही रहता। लेकिन जैसे मैंने कह दिया कोई संज्ञा पद ले आए बीच में और उसके पहले सर्वनाम की बात कर ली, तो वो बन गया सार्वनामिक विशेषण। आगे हम इसकी चर्चा विशेषण में करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विशेषण, और विशेषण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं और थोड़ा
लंबा टॉपिक है जिसको समझना जरूरी है, तभी हम क्या कर पाएंगे, विकारी शब्दों को समझ पाएंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं संज्ञा सर्वनाम, अब विशेषण आगे चलकर पढ़ेंगे, ये कौन से शब्द हैं, तो विकारी शब्द हैं। ये मैंने जब पहली क्लास ली थी तभी आपको डिस्कशन किया था कि हम विकारी वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो अब ये जब इतना पूरा 10 से 12 क्लास जो हमारी होंगी इसमें उसको अध्ययन कर लेंगे, विकारी और अविकारी को, फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।